इम्प्रोवाइजेशन किसी भी एक्टर के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इम्प्रोवाइजेशन क्या होता है, कैसे किया जाता है, कितना करना चाहिए, कब करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है जानना कि आपके लिए इम्प्रोवाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी एक्टर को एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर बनना है तो इम्प्रोवाइजेशन की समझ और पकड़ दोनों होनी बहुत ज़रूरी है। इम्प्रोवाइजेशन से मतलब क्या है? इम्प्रोवाइजेशन का मतलब है कि जो सीन आपको मिला है उसको आप और इम्प्रोवाइज करें, मतलब अपनी तरफ से उसमें इनपुट डालें। तो आपको इसकी समझ होनी चाहिए कि कितना इनपुट डालें हैं तो ठीक होगा। इम्प्रोवाइजेशन में करते ये हैं कि जो भी लाइंस आपको मिली हैं आप उन लाइंस को भी थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। आपकी जो सीन की डिजाइनिंग की गई है, कोरियोग्राफी की गई है, उसको भी आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। आप अपने डायलॉग्स को आगे पीछे भी कर सकते हैं को एक्टर के साथ। इतना सब कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको एक्टिंग की पूरी समझ हो, आपको अपने कैरेक्टर की भी पूरी समझ हो। इम्प्रोवाइजेशन में, इमेजिनेशन में और ऑब्जर्वेशन में बहुत ज्यादा फर्क है। तीनों टॉपिक अलग हैं, इस पर मैं अलग अलग वीडियो बना रहा हूं तो उनको अलग अलग ही देखिएगा। आज यहां पर हम सब बात करने वाले हैं इम्प्रोवाइजेशन पे। बहुत आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा, सिखाने की कोशिश करूंगा। बस आप इसको पूरे फोकस के साथ देखिएगा और फिर करने की कोशिश कीजिएगा। इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है कॉमेडी सीन्स में, क्योंकि कॉमेडी सीन में एक्टर का पूरी तरह से इन्वॉल्व होना जरूरी होता है। और वो तभी इन्वॉल्व हो सकता है जब कुछ वर्ड्स उसके हों, कुछ स्टाइल उसका हो, और उसके लिए हो सकता है राइटर ने वैसा ना लिखा हो या उतना ज्यादा उसको ना दिया हो इनपुट के लिए। तो अगर वो अपनी तरफ से करेगा तो ज्यादा वो इजी लगेगा, क्योंकि कॉमेडी में कोई ड्रामा ज्यादा नहीं होता, कोई इमोशनल सीन नहीं होता जिसके लिए आपको भारी भरकम शब्दों की जरूरत है। उसमें क्या होता है, पंचेस होते हैं अलग अलग कॉमेडी में। तो जो एक्टर होता है उसका अपना एक पंच का स्टाइल होता है। जैसे आपने देखा होगा कपिल शर्मा का पंच का स्टाइल बिल्कुल अलग है, वहीं पे सुनील ग्रोवर का पंच का स्टाइल बिल्कुल अलग है, कृष्णा अभिषेक का पंच का स्टाइल बिल्कुल अलग है। कॉमेडी में बात करें तो गोविंदा का पंच करने का तरीका बिल्कुल अलग है, शक्ति कपूर का बिल्कुल अलग है, कादर खान साहब का बिल्कुल अलग है, सभी एक्टर्स का, इवन जॉनी लीवर जी का एकदम अलग है, राजपाल यादव का एकदम अलग है। तो अगर वो अपने स्टाइल में बोलेंगे तो वो ज्यादा बेहतरीन सीन बनेगा। राजपाल यादव का आप कोई भी सीन देखेंगे तो उसमें लगता है कि एक कैरेक्टर कर रहा है, वो लिखा हुआ सीन नहीं लगता है। परेश रावल भी जब कॉमेडी करते हैं तो दिखता है कि यार वो परेश रावल कर रहे हैं, वो लिखा हुआ पढ़ नहीं रहे, एक्ट नहीं कर रहे हैं। तो अपनी तरफ से इंप्रोवाइज करना होगा और ये पूरी तरह से एक एक्टर की जिम्मेदारी है कि वो इंप्रोवाइज करे। अगर उसको सिनेमा वर्ल्ड में ज्यादा दिनों तक टिका रहना है तो उसको इंप्रोवाइज तो करना ही पड़ेगा। टीवी सीरियल्स में भी अगर आप देखें, तारक मेहता का उल्टा चश्मा है, भाभी जी घर पर हैं, इस तरह के जितने भी कॉमेडी सीरियल्स हैं, या FIR आपने देखा होगा, बहुत हिट रहा था। इसमें आप अगर जो भी सीन देखते हैं वो सारे एक्टर मिलके इंप्रोवाइज करते हैं। तभी तो आप देखते हैं कि उनकी एक एक पंच लाइन हिट होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो लाइन क्या होती है, उनकी इंप्रोवाइज की होती है। तो वो ऑडियंस को एकदम से अट्रैक्ट करती हैं, बांध लेती हैं। इंप्रोवाइजेशन में जो सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखनी है कि वो जरूरत से ज्यादा ना हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आप फिर कुछ भी करने लगते हैं और कई बार ऐसा लगता है कि ये तो सब अच्छा है और यहां पर गड़बड़ भी हो जाती है। इसकी एक सही मिसाल है फिल्म हेलो ब्रदर, सलमान खान और उनके दोनों भाई अरबाज खान और सोहेल खान की। ये फिल्म जब बन रही थी तो इन्होंने इंप्रोवाइज करा उसको और सब लोग सेट पर बहुत हंसते थे। तो वो इंप्रोवाइज करते चले गए और कब वो जो थिन लाइन होती है वो क्रॉस हो गई, पता ही नहीं चला। और जब थिएटर में फिल्म गई तो सबको लगा कि अजीब नौटंकी है, मजा ही नहीं आ रहा, और फिल्म पिट गई। तो ये बहुत बड़ा उदाहरण दिया मैंने कि इतने बड़े स्टार से भी, इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस से भी ये गलती हो सकती है। तो इंप्रोवाइजेशन की एक लिमिट होती है। उस लिमिट का मतलब है कि आप अपने कैरेक्टर से बाहर मत जाइए। आपका जो भी कैरेक्टर है उससे आपको बाहर नहीं जाना है। एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूं। फिल्म हेरा फेरी, हेरा फेरी में एक बाबू भाई हैं, एक अक्षय कुमार है, एक सुनील शेट्टी हैं। तीनों के अपने अपने कैरेक्टर हैं। उसमें भी सारे सीन इंप्रोवाइज करके ही बनाए गए हैं, लेकिन कमाल की बात है कि बड़े अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों ही एक्टर ने अपने कैरेक्टर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, या कहिए कि डायरेक्टर ने उनको छोड़ने नहीं दिया। जो भी हो, रिजल्ट बहुत बेहतरीन आया। परेश रावल का कैरेक्टर है एक अकड़ू आदमी का, झगड़ालू टाइप का आदमी है, बहुत कंजूस है। उन्होंने अपने इंप्रोवाइजेशन में ये तीनों चीजों को कहीं पर भी नहीं छोड़ा है, लेकिन हाँ, दिल से थोड़ा सा लालची भी है और थोड़ा सा भोला भाला भी है। उन चीजों को मेंटेन रखा है हंसी में। वहीं पर अक्षय कुमार बिल्कुल लापरवाह है, उसको किसी बात से कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखता है और बाकी चीजों से लेना देना नहीं।
अगर उसके लिए उसको परेश रावल को यूज करना पड़ता है, उनको भी यूज करता है। अगर सुनील शेट्टी का इस्तेमाल करना होता है, उसको भी करता है। किसी और को भी इस्तेमाल करना है तो करता है। उसको बस अमीर बनना है और बहुत ही जल्दी बनना है। तो उन्होंने भी किसी भी सीन में अपने कैरेक्टर को नहीं छोड़ा। अब सुनील शेट्टी पे आते हैं। सुनील शेट्टी बिल्कुल सीधे साधे हैं, उनको झूठ बोलना पसंद नहीं है, सच पसंद है। वो सही काम को सही तरीके से करना चाहते हैं, लेकिन पैसा तो वो भी कमाना चाहते हैं, और अंदर से वो भी भोले भाले। इन तीनों कैरेक्टर में एक ही कॉमन बात है कि वो दिल के अच्छे हैं। तो इन तीनों चीज़ों को मेंटेन करते हुए उन्होंने हर सीन को निभाया, और आप देखिए स्क्रीन पर कितना शानदार लगता है, वो कितना बेहतरीन लगता है कि आज उसका पूरा फ्रेंचाइजी मॉडल बन गया है। इसी तरह से इम्प्रोवाइज करने की बात करें तो योगेश त्रिपाठी, हप्पू सिंह, जब वो आए थे भाभी जी घर पर है में, तो उन्होंने खुद ने बताया है कि मैं जब आया था तो ये एपिसोडिक रोल था हप्पू सिंह का, लेकिन मुझे लगा कि इसमें मैं कुछ करूंगा अलग सा तो बहुत अच्छा होगा। तो उन्होंने थोड़ी सी उसमें जो बुंदेली टोन थी वो डाली, और थोड़ा सा अपना स्टाइल बदला देखने का, करने का। मतलब योगेश त्रिपाठी वहां आपको नजर नहीं आता, वहां पे हप्पू सिंह नजर आता है। आपको परेश रावल नजर नहीं आता, आपको बाबू राव नजर आता है। इंप्रोवाइजेशन की यही बड़ी अच्छी बात होती है कि करेक्टर हो जाता है, फिर वो एक्टर नहीं रह जाता। आज देखिए, आज योगेश त्रिपाठी ने उस करेक्टर को जरा सा लाए, ऑडियंस ने एकदम से पकड़ लिया, पसंद कर लिया, और फिर वो कंटिन्यूटी में आ गए। और आज इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी करेक्टर के नाम से पूरा का पूरा सीरियल बन रहा है, और वो भी चल रहा है। तो इंप्रोवाइजेशन की ये ताकत है, ये पकड़ है। आपने इसको अच्छे से कर लिया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरी बात है इंप्रोवाइजेशन में जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि जो आपके को एक्टर हैं उनको आपको डोमिनेट नहीं करना है, बल्कि उनका कॉपरेशन लेना है, उनको कॉर्पोरेट करना है, और उनके साथ जेल हो जाना है, मर्ज हो जाना है, सिंक में आ जाना है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने सोचा सीन में कि मैं ही सबसे अच्छा करूंगा और मुझे को एक्टर की जरूरत नहीं है, एक एक्टर दूसरे एक्टर को कॉम्प्लीमेंट करता है, वो सीन को एनहांस करता है। तो बहुत जरूरी है कि आप जितने भी कैरेक्टर्स हैं सबके सपोर्ट से उस सीन को डिजाइन कीजिए। अदरवाइज होगा क्या, आप कुछ और लगेंगे, दूसरों का रिएक्शन उतना अच्छा नहीं होगा, या उनकी पंचलाइंस उतनी सपोर्ट नहीं कर रही होंगी, तो सीन ही डेड हो जाएगा। तो अगर सीन डेड हो जाएगा तो आपकी एक्टिंग भी कोई नहीं देख पाएगा अच्छे से, क्योंकि जब तक सीन नहीं अच्छा होगा तो ऑडियंस उसके साथ कनेक्ट नहीं करेगी, अटैच नहीं होगी। को एक्टर का सपोर्ट सिस्टम इसलिए बहुत जरूरी है कि कोई भी एक्टिंग जो है विदाउट रिएक्शन उतनी अच्छी आती नहीं है उठ के। तो आपका जब भी डायलॉग होगा उनका रिएक्शन, उनका डायलॉग होगा आपका रिएक्शन, और सबसे बड़ी बात है टाइमिंग। उस टाइमिंग के साथ आपको इंप्रोवाइज करना है। अगर आपने टाइमिंग में ज्यादा डिले कर दिया तो इंप्रोवाइजेशन खराब हो जाता है, जल्दबाजी कर दी तो भी खराब हो जाता है। तो को एक्टर का ध्यान रखना है कि उनके साथ ही सीन को जाके रिहर्सल करें, अच्छे से डिजाइन करें, और फिर एक बार डायरेक्टर से समझ लें कि वो सीन कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो आपके कैरेक्टर को आपसे ज्यादा बेहतर जानता है कि उसकी क्या लिमिटेशन है, क्या प्लस है, क्या माइनस है। तो उनके साथ डिस्कस करके ही इंप्रोवाइज करना अच्छा रहेगा। इंप्रोवाइजेशन में एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो ये होती है कि जो भी लाइंस आपने बनाई हैं, रिहर्सल की है, उनको जाके सेट पे या शूटिंग के टाइम पे चेंज ना करें। मैंने बहुत बार देखा है, कई बार नए एक्टर खासतौर से गलती करते हैं कि रिहर्सल करते टाइम लाइंस कुछ और होती हैं, और जब शॉट देते हैं तो लाइन बदल जाती है। इससे होता यह है कि को एक्टर को नहीं मालूम कि कहां पे आके उसको ज्वाइंट होना है। तो क्या होता है, पूरा सीन बिखर जाता है, और फिर वो बन ही नहीं पाता। ना तो वो रिहर्सल वाला रह जाता है, ना एक्चुअली उसको जहां पहुंचना होता है वहां पहुंच पाता है। तो बेटर है कि जब भी इंप्रोवाइज करें, जो भी लाइंस आप बोलने वाले हैं, जो भी रिएक्शन देने वाले हैं, जो भी टाइम यूज करने वाले हैं, उसको वही मेंटेन करके आप अपना सीन भी परफॉर्म करें। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि विजुअल मीडियम में हर सीन को कई बार कई एंगल से शूट किया जाता है। अगर आपने मान लीजिए शॉट नंबर 1 में एक लाइन को अलग तरीके से बोला है, मास्टर में अलग तरीके से बोला है, क्लोज में अलग तरीके से बोला है, तो ये जो पूरी की पूरा सीन है वो एक खिचड़ी बन जाएगा, बिल्कुल भी उसमें मजा नहीं आएगा। कहीं भी एडिटर को समझ में नहीं आएगा कि कब मैं कौन सा पंच डालूं। तो बहुत जरूरी है कि रिहर्सल में जो फिक्स हो गया एक बार, उसी को फिर आगे चल के भी आप निभाएं। इंप्रोवाइजेशन में एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसका आपको ध्यान रखना है, वो ये कि आपके कैरेक्टर की जो लैंग्वेज है, जो टोन है, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। कई बार ये गलती कर जाते हैं एक्टर कि उन्होंने किसी को देखा होता है, ऑब्जर्व किया होता है, तो उस सीन में जाके वैसा करने की कोशिश करने लग जाते हैं, या कोई फिल्म देखी होती है उससे इंस्पायर हो जाते हैं तो वैसा करने लग जाते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। आपके कैरेक्टर की जो भी लैंग्वेज है, जो भी टोन है, उसको मेंटेन करके चले, उसको बिल्कुल भी ना बदलें। अगर उसके हिसाब से पंच चेंज करने पड़ रहे हैं, पंच चेंज कर दीजिए, मतलब लाइंस को चेंज कर दीजिए, वो चलेगा, लेकिन कैरेक्टर को बिल्कुल मत छोड़िए। आपने देखा ही होगा जब सुनील ग्रोवर करते हैं मशहूर गुलाटी,
जब वो मशहूर गुलाटी करते हैं उस टाइम पे उनकी टोन, उनकी लैंग्वेज मशहूर गुलाटी की ही होती है। जब वो रिंकू भाभी करते हैं तो लैंग्वेज, टोन, पॉजेस सब रिंकू भाभी के होते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं, इसलिए वो कैरेक्टर इतना अच्छा लगता है। अगर शोले फिल्म की बात करें, जो अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर थे असरानी साहब, उन्होंने बॉडी लैंग्वेज पकड़ी थी हिटलर की, और हिटलर की बॉडी लैंग्वेज पकड़ के ही उन्होंने सारे सीन के, चाहे वो जेल के अंदर हो, चाहे उनकी केबिन में हो, जहां पर भी हो, उसी बॉडी लैंग्वेज को लेके चले थे। वही देखने का अंदाज, चाहे वो धाक जमा रहे हों या डर रहे हों, दोनों टाइम पे बॉडी लैंग्वेज उन्होंने बिल्कुल सेम रखी थी। जैसा मैंने कहा कि इम्प्रोवाइजेशन पूरी तरह से एक एक्टर की जिम्मेदारी है, क्योंकि एक्टर जो है कहानी के उस किरदार को, उस लिखे हुए किरदार को एक तरह से जीवन दे रहा है। तो आप जब उसको इम्प्रोवाइज करेंगे तो आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत है कि वो कैरेक्टर उतना ही इस्टेब्लिश भी हो, लेकिन वो रियल भी लगे। वो किसी भी तरह से राइटर के इमेजिनेशन से, डायरेक्टर के विजन से बाहर नहीं जाना चाहिए, वो कहानी के फ्लो से भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि कॉमेडी में ज़्यादातर इम्प्रोवाइज किया जाता है, लेकिन आप किसी भी कैरेक्टर को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, भले वो सीरियस कैरेक्टर हो या कोई बहुत अच्छा एक्शन वाला कैरेक्टर हो। हर कैरेक्टर को इम्प्रोवाइज किया जा सकता है, लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है वो अगेन वही है जो मैंने शुरू में कहा कि को एक्टर के साथ होना चाहिए आपका रेपो रिलेशन। मतलब कहीं भी आप डोमिनेट करने की उनको कोशिश ना करें, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, पूरी की पूरी चीज़ जो है वो खराब हो जाएगी, अच्छी नहीं लगेगी, और आप जो एज ए एक्टर स्टैब्लिश होना चाहते हैं वो भी नहीं हो पाएंगे। तो आप अपने कैरेक्टर में रहें, स्टोरी के फ्लो में रहें, और डायरेक्टर का जो विजन है उसके साथ चलते हुए ही अपने कैरेक्टर को इम्प्रोवाइज करें। अगेन, किसी भी कैरेक्टर को इम्प्रोवाइज किया जा सकता है, लेकिन उसमें स्टोरी का फ्लो, को एक्टर का ध्यान और डायरेक्टर का विजन, इन चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको स्क्रिप्ट की समझ हो, मतलब अपने कैरेक्टर की समझ पूरी तरह से। आप जितनी बार चाहें अपनी स्क्रिप्ट को पढ़ें, पूरा पढ़ें, जो दूसरों के डायलॉग हैं वो भी पढ़ें, क्योंकि ज़्यादातर एक्टर क्या करते हैं कि अपने अपने डायलॉग्स पढ़ लेते हैं, को एक्टर के डायलॉग नहीं पढ़ते। इससे क्या होता है, वो एक्शन रिएक्शन आपके माइंड से मिस हो जाता है, आप कभी भी इंप्रोवाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एज एन एक्टर उस किरदार में आप भी तो सामने वाले को एक्टर के कैरेक्टर को रिएक्ट कर रहे हैं। तो रिएक्ट करना है अगर, तो हमें मालूम तो होना चाहिए कि उसने क्या बोला, क्यों बोला, कैसे बोला। जब तक वो नहीं मालूम होगा तो हम कैसे बोलेंगे ये भी तय नहीं हो पाएगा। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप पहले स्क्रिप्ट को बहुत अच्छे से समझें, अपने कैरेक्टराइजेशन को बार बार पढ़ें। जितनी बार आप उसको पढ़ते जाएंगे उतनी बार क्या होगा, वो कैरेक्टर ऑटोमेटिकली आपके अंदर डाउनलोड होता जाएगा, उसकी बारीक बारीक जो बातें हैं वो डाउनलोड होती जाएंगी। होता यह है कि नए एक्टर बस सीन पढ़ा और इम्प्रोवाइजेशन में लग जाते हैं। तो हो क्या रहा है, आप उस कैरेक्टर को इम्प्रोवाइज नहीं कर रहे हैं, आप अपनी ही एक्टिंग को बस इंप्रोवाइज करके किसी तरह से इंप्रोवाइजेशन वाला एक जंग जीतना चाहते हैं कि हाँ देखो मैं भी इंप्रोवाइज कर सकता हूं। नए एक्टर कई बार गलती ये करते हैं कि उनको सीन मिलता है और बस वो इंप्रोवाइज करना शुरू कर देते हैं, बगैर कैरेक्टर को समझे, बगैर कहानी के फ्लो को समझे, बगैर दूसरे कैरेक्टर्स के रिएक्शन को समझे। उससे होता यह है कि एज एन एक्टर मेरा जितना बेसिक मुझे मालूम है बस मैं इंप्रोवाइज कर देना चाहता हूं और बस छा जाना चाहता हूं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि लोग आपको नहीं देखना चाहते, लोग उस कैरेक्टर को देखना चाहते हैं। तो कैरेक्टर को इतना प्यारा डिजाइन कीजिए इंप्रोवाइज करके कि लोग देखते ही रह जाएं, और वो तभी होगा जब आप स्क्रिप्ट और कैरेक्टराइजेशन को बहुत अच्छे से समझेंगे और समझने के लिए बार बार उसको पढ़ते जाएंगे। जब जब जिस फिल्म में एक्टर्स ने को एक्टर के साथ मिलकर अच्छे से इंप्रोवाइज किया है अपने कैरेक्टर में रहते हुए, वो फिल्म यादगार बन गई है। जैसे कि फिल्म अंदाज अपना अपना, आज भी आपको देखते होंगे कि जब भी वो टीवी पे आती है आप देखते रह जाते हैं, आपसे छोड़ते नहीं बनता। जबकि उसकी जो स्टोरी लाइन है वो इतनी इफेक्टिव नहीं है, बहुत कमजोर स्टोरी लाइन है और कैरेक्टर भी बहुत अच्छे स्टेब्लिश नहीं है, लेकिन सलमान खान और आमिर खान ने उसको इतना इंप्रोवाइज किया, दोनों को एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए, कि वो फिल्म आज भी हम देखते हैं तो देखते रह जाते हैं। उसमें छोटे छोटे कैरेक्टर्स ने भी इंप्रोवाइज करके सीन को सजाया है, भले ही वो शक्ति कपूर हो या फिर परेश रावल हो, एक एक जगह पे पंच है, छोटी छोटी जगह पे। बहुत ही मैड कॉमेडी है, लेकिन वो देखने में बहुत अच्छी लगती है, बहुत इलॉजिकल है लेकिन देखने में मजा आता है, क्योंकि उन लोगों ने अपने कैरेक्टर में रहते हुए ही उसको इंप्रोवाइज किया है। एक और फिल्म है जो कि बहुत अच्छी रही, इसी में जाने भी दो यारो, जबकि वो सारे एक्टर नए थे, बहुत ज्यादा स्टेब्लिश नहीं थे, खासतौर से अगर कुछ स्टेब्लिश थे भी तो वो सीरियस रोल्स के लिए थे, लेकिन ये कॉमेडी फिल्म थी। इसको भी पूरी तरह से इंप्रोवाइज करके सारे एक्टर्स ने अपने तरीके से सजाया है, और आप देखिए एक एक सीन कितना प्यारा बन पड़ा है। एक और फिल्म है, पुरानी है लेकिन आपको जरूर देखना चाहिए, विक्टोरिया नंबर 203, जिसमें कि प्राण साहब और हैं अशोक कुमार साहब। वो उस जमाने के कैरेक्टर एक्टर थे। जब ये फिल्म वो कर रहे थे
तो स्क्रीन प्ले था उनके पास, क्योंकि जब डायलॉग मिले उनको, उन्होंने इम्प्रोवाइज इतना अच्छा किया कि डायरेक्टर ने बोला कि ऐसा करो, आगे का स्क्रीन प्ले आप सुनो और आप लोग इम्प्रोवाइज करके खुद की लाइंस बनाओ, खुद ही बोलो। और पूरी की पूरी फिल्म इतनी प्यारी लगती है क्योंकि ऐसा लगता है कि वाकई वो कैरेक्टर बोल रहे हैं, कोई रटी रटाई लाइन नहीं बोल रहे हैं। अब ये तो मैंने कॉमेडी के एग्जाम्पल दिए, एक और फिल्म का एग्जाम्पल देता हूं, घायल फिल्म। घायल फिल्म से पहले सनी देओल की इमेज एक लवर बॉय की थी। कभी भी वो उस तरह के एक्टर नहीं हुए जिसको कि एक मास पसंद करे, सब लोग उनकी एक्टिंग की तारीफ करें। लेकिन मानना पड़ेगा राजकुमार संतोषी जी को, उन्होंने उस कैरेक्टर को जो कि उस घायल में उन्होंने निभाया है, उस कैरेक्टर को इतना अच्छा इम्प्रोवाइज कराया कि लोगों को एक नया सनी देओल देखने को मिला, एकदम एंग्री यंग मैन वाला सनी देओल देखने को मिला। एक एक डायलॉग उनका हिट हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उससे वैसा इम्प्रोवाइज कराया। लोगों को नॉर्मली लगता है कि यार सनी देओल ने इस फिल्म में क्या एक्टिंग की है। एक्टिंग तो वो पहले भी कर रहे थे, लेकिन इस फिल्म में बदलाव ये आया कि उन्होंने उस कैरेक्टर को इम्प्रोवाइज किया डायरेक्टर की मदद से, और फिर जब प्रेजेंट किया अपने कैरेक्टर में रहते हुए ही, तो फिर देखिए वो कितना निखर के आया कि उसके बाद से उनके करियर ही पूरी तरह से ग्राफ बदल गया और आज वो एक एस्टेब्लिश एक्टर है। अगेन गैंग ऑफ वासेपुर, अनुराग कश्यप की फिल्म, उसमें भी जितने भी सीन हैं सब एक्टर्स ने मिलकर उसको बहुत अच्छे से इंप्रोवाइज किया। इसलिए आप देखेंगे कि मनोज वाजपेयी उसमें कुछ अलग ही रंग में नजर आ रहे हैं। उसी फिल्म से एस्टेब्लिश होते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, क्योंकि कैरेक्टर में रहते हुए सभी एक्टर ने अपने कैरेक्टर को इंप्रोवाइज किया, इसलिए वो इतना रियल इंपैक्ट छोड़ रहे हैं ऑडियंस पे। नॉर्मली ऑडियंस सिर्फ यही कहेगी यार कमाल की एक्टिंग थी, लेकिन एज एन एक्टर पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप उसको इंप्रोवाइज करें। एक और फिल्म है जिसको आपको देखना चाहिए स्टडी के लिए, वो है स्पर्श, नसीर जी की। उसमें उन्होंने अंधे की भूमिका निभाई है, और कमाल की बात यह है कि जब भी कोई अंधे की भूमिका निभाता था तो उससे पहले बस वो हाथ को ऐसे ऐसे करता रहता था, लेकिन उन्होंने इंप्रोवाइज क्या किया कि क्यों अंधा जो है उसकी तो आदत पड़ चुकी होगी, वो तो उसके साथ कंफर्टेबल हो चुका होगा, तो उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया है कि वो कैरेक्टर चीज़ों को रखता भी है, जमाता भी है, लेकिन बड़ी एहतियात के साथ, बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के, कॉन्शियसली वो काम करता है, फुल अवेयरनेस के साथ। इस वजह से वो कैरेक्टर इतना हिट हुआ। इस वजह से बोल रहा हूं आपको कि इंप्रोवाइज को प्लीज़ थोड़ी सी वैल्यू दीजिए, इसकी रोज प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। जो भी स्क्रिप्ट, जो भी मोनोलॉग आप परफॉर्म कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, पहले उस कैरेक्टराइजेशन को समझें, स्क्रिप्ट को समझें कि वो कैरेक्टर क्या है, क्या कहना चाहता है, किससे कहना चाहता है। उसके बाद बॉडी लैंग्वेज, वोकल, टोन और बाकी चीज़ें तैयार करें, और फिर हो सके तो कुछ लाइन अब उसमें जोड़नी है, लेकिन लाइन सीन को खराब नहीं करनी चाहिए, बिगाड़नी नहीं चाहिए, उसमें रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। नए एक्टर से कई बार ये भी गलती होती है कि इम्प्रोवाइजेशन जब करते हैं तो लाइन्स रिपीट होना शुरू हो जाती हैं, और कई बार तो वो उसको कंक्लूड नहीं कर पाते, मतलब कहाँ प्रॉपर एंडिंग देनी है वो नहीं हो पाता। इसलिए राइटर के भी लिखे हुए ग्राफ को समझें, उसको टूटने ना दें। मुझे उम्मीद है कि इंप्रोवाइजेशन की ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी और आज से आप इसकी प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। इस वीडियो को 2, 3, 4 बार कम से कम देखें, और जब तक आपकी इंप्रोवाइजेशन अच्छी ना हो जाए इसी पे काम करते रहें, दूसरे टॉपिक पे शिफ्ट ना हो। ऑल द वेरी बेस्ट।